गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में पिछले क्लास में हमने पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ा, जिसमें दो पोस्टुलेट के बारे में जाना। आज हम उसके आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, माइकलसन्स मोर्ले एक्सपेरिमेंट। तो उससे पहले जैसे मैं सब्जेक्ट नेम वगैरह सारा लिख देता हूँ। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स, कोड है KS101T, मॉड्यूल नेम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। माय नेम इज डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी। जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। और जैसे आप जानते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव है solve the classical and relativistic mechanics problems। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप और उसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ना है। तो उसको शुरू करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शंस में लिखते हैं। ए नंबर ऑफ experiments were performed to detect the relative motion between Earth and a hypothetical medium ईथर। तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था दो ऑब्जेक्ट अर्थ और ईथर के बीच में रिलेटिव मोशन है कि नहीं, इसको प्रूव करने के लिए, समझने के लिए। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ईथर है क्या। ईथर इज ए हाइपोथेटिकल मीडियम। हाइपोथेटिकल मतलब जो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, देखा नहीं गया है, जिसके बारे में अभी तक हम जान नहीं पाए हैं, उसको हाइपोथेटिकल कहते हैं। Ether is a hypothetical medium present everywhere in every space and body। ईथर क्या है? ईथर एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जो हर ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के बाहर भी प्रेजेंट है। ये उस टाइम में माना गया था जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव करना है कि एक्चुअली ईथर है या नहीं।
तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमें ड्रॉ करना होगा ताकि उसको अच्छी तरीके से हम समझ पाएँ और चीज़ों को देख लें। तो हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम ड्रॉ करते हैं और ये एक्सपेरिमेंट की मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप ही है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो माइकलसन स्मोलने ने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था उसको हम बनाते हैं। तो उन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया लाइट की, ये है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स। फिर उसके सामने एक सेमी सिल्वर्ड प्लेट रखा 45 डिग्री इंक्लिनेशंस पे। फिर दूसरा प्लेट रखा या इसी प्लेट मूव किया गया, दोनों तरफ एक मिरर यूज किया गया। लाइट बीम दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ऊपर चला गया और एक पार्ट सीधा चला गया। ऊपर जो पार्ट गया वो एक मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ और ये जाके एक दूसरा मिरर से, मतलब उसी मिरर की दूसरा पोजीशन से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये बीम फिर आगे बढ़ के यहाँ भी दूसरा मिरर है जिसकी और एक पोजीशन हम लेंगे, ये है दूसरा पोजीशन। तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो ये है। ये बीम आके बाद में टेलीस्कोप में इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब सारे नाम हम लिख लेते हैं। इसको हम P लिखेंगे, सेमी सिल्वर्ड प्लेट। मिरर M1, सेम मिरर M1 डैश आगे चला गया, ये है P डैश। मिरर M2, M2 डैश, T डैश। तो इसमें जो जो कंपोनेंट यूज हुआ है इसको हम लिख लेते हैं। S मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, P सेमी सिल्वर्ड प्लेट, M1 और M2 दोनों है मिरर्स, और T डैश दोनों है टेलीस्कोप। तो दोबारा मैं एक्सपेरिमेंट को समझा दूं। सोर्स से
मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम, सेमी सिल्वर्ड प्लेट। सेमी सिल्वर्ड मतलब हाफ सिल्वर्ड हाफ ट्रांसपेरेंट। तो पहले ये बीम नंबर 1 दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पार्ट M1 की तरफ चला जाता है, दूसरे पार्ट M2 की तरफ आएगा। तो M1 वाले पार्ट, और ये टोटल सेटअप मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो P से जो M1 की तरफ गया, जब P से निकला था तब यहाँ था, जब M1 पे पहुंचेगा, M1 पहुंच चुका है M1 डैश पे, तो ये पहुंच गया M1 डैश पे। और जब यहां से रिटर्न करके आया तब P पहुंच चुका है P डैश पे, तो पहुंचा इस जगह पे। और फिर ये ट्रांसपेरेंट पार्ट से रिफ्रैक्ट होके नीचे आ गया T डैश पे, T तब पहुंच चुका है T डैश पे। तो जो स्ट्रेट बीम नंबर 2 गया वो पहले ट्रांसमिट हुआ या रिफ्रैक्ट हुआ और M2 की तरफ पहुंचा, लेकिन पहुंचने के टाइम में M2 डैश पे पहुंच चुका है। और फिर ये रिफ्लेक्ट भी हुआ वहां से, और फिर प्लेट P डैश जो P की दूसरे पोजीशन है उसकी मिरर वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर T डैश पे पहुंचा। इसका मतलब है पहले बीम नंबर 1 M1 जाने के लिए रिफ्लेक्ट हुआ, बाद में T डैश पहुंचने के लिए रिफ्रैक्ट हुआ। सिमिलरली बीम नंबर 2 पहले M2 डैश जाने के लिए रिफ्रैक्ट हुआ, बाद में रिफ्लेक्ट हुआ। तो इसका मतलब है दोनों बीम दो तरह से T डैश पे पहुंच रहे हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लेकिन दोनों की ऑर्डर चेंज हो रहे हैं। और इसकी लेंथ हमने सेम लिया है L, दोनों मिरर की लेंथ। तो इसमें लिख देते हैं L इज मिरर लेंथ्स। तो यही है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्योंकि सेटअप मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो इसीलिए इस पोजीशन विद टाइम चेंज हो रहा है, और हम इसी को स्टडी करेंगे। तो फॉर्मूला डेरिवेशंस करते हैं। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? टोटल टाइम टेकन बाय बीम नंबर 2। हम पहले बीम नंबर 2 की डिस्टेंस और टाइम कहाँ से कहाँ तक, फॉर P2 M2 एंड बैक, P से M2 डैश और फिर बैक दूसरे तरफ आना। इसके टाइम्स हम लेते हैं T2 इज इक्वल टू L/c माइनस v प्लस L/c प्लस v। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 12/c 1/1 माइनस v²/c²। फार्मूला बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो बीम नंबर 2 P से M2 और M2 डैश और उससे बैक होके T डैश पे पहुंचने तक इसकी वैल्यू C माइनस v C प्लस v क्यों हुआ? इसकी लेंथ L है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी करेंगे तो टाइम मिलेगा, एक बार जाने की एक बार आने की। जाने की टाइम में दोनों वेलोसिटी, क्योंकि अर्थ की वेलोसिटी v है और जो अर्थ की वेलोसिटी या जो सेटअप की वेलोसिटी v है और लाइट की वेलोसिटी c है। तो पहले जब ये बीम जा रहा था, क्योंकि अर्थ ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, तो दोनों के बीच में दोनों सेम डायरेक्शंस में था, तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगा। और जब अपोजिट आया, रिटर्न किया, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में था, तो ऐड होगा। तो इसी से हम इक्वेशन 1 मिला। तो इक्वेशन 1 T2 टाइम टेकन बाय बीम नंबर 2,
उसी तरह से बीम नंबर 1 के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। फॉर बीम नंबर 1, बीम नंबर 1 कहाँ से कहाँ गया? P से M1, M1 डैश और बैक। तो इसको हम सपोज टाइम T1 टेकन फॉर P to M1 डैश एंड P डैश। P से M1 तक जब पहुंचा, M1 डैश पहुंच चुका था, तो ये पाथ होगा बीम नंबर 2 की। तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 2T डैश 2L/C ये फॉर्मूला आया कहाँ से? सपोज M1 डैश तक जाने तक टाइम T डैश है और आने की टाइम भी T डैश है, तो 2T डैश हो गया और T डैश की वैल्यू L/C दिस। तो ये हो गया इक्वेशन 2। इस इक्वेशन आया कहाँ से, इसको अच्छे तरीके से फिर समझ लेते हैं। समझने के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये है आपकी डायग्राम P M1 डैश P डैश, ठीक है। ये जो लेंथ है L है, ये भी लेंथ L है। ये जो टाइम है CT डैश है, ये भी लेंथ CT डैश से हम डिराइव कर सकते हैं। और ये VT डैश है। सपोज इसको C लेते हैं, ये भी VT डैश है। VT डैश क्यों? क्योंकि फ्रेम इस तरफ मूव कर रहा है, सेम टाइम में लाइट यहाँ तक पहुंचा और फ्रेम यहाँ तक पहुंचा। तो यूजिंग पिथागोरियन थ्योरम, यूजिंग पिथागोरस थ्योरम, PM1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस CM1 डैश स्क्वायर। डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम सपोज पुट कर देते हैं, CT डैश स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T डैश स्क्वायर। इसको सॉल्यूशंस को हम निकालेंगे, तो T डैश की वैल्यू आ जाएगा L/C 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। तो T डैश आया कैसे है, इसको हमने यहाँ डिराइव किया है। तो हमारे पास अब दोनों बीम की टाइम पता है और दोनों बीम की टाइम डिफरेंस अब निकालना है। टाइम डिफरेंस बिटवीन बीम 1 एंड 2, डेल्टा T ले लेते हैं। दिस इज T2 माइनस T1। दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से हम यूज कर लेंगे। 12/C दोनों में कॉमन है और बाकी अंदर ये वैल्यू आ गया। तो अंडर रूट वाला माइनस हाफ बन गया और खाली डिवीजन वाला -1 हो गया। बाइनॉमियल थ्योरम यूज करके इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले दो टर्म रखेंगे, 1 प्लस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। बाइनॉमियल थ्योरम यूज हुआ है, आगे वाली टर्म हमने निगलेक्ट कर दिया। -1 प्लस हाफ V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा L V स्क्वायर बाई C क्यूब। डेल्टा T की वैल्यू ये आ गई।
इक्वेशन 3। तो टाइम डिफरेंस हमें मिल गया। टाइम डिफरेंस से पाथ डिफरेंस हम डिराइव कर सकते हैं। पाथ डिफरेंस जिसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, which is equal to c into delta t, वेलोसिटी इंटू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस इक्वेशन 3 से हम यूज करेंगे, तो c इंटू एल भी स्क्वायर बाय सी क्यूब, तो ये बन जाएगा एल भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इक्वेशन 4। तो पाथ डिफरेंस हमें मिल गया। पाथ डिफरेंस से हम फेज डिफरेंस डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेना है। फेज डिफरेंस हमेशा पाथ डिफरेंस बाय वेवलेंथ होता है, क्योंकि यहाँ हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया है तो सिंगल वेवलेंथ की बात हो रही है, डेल्टा बाय लैम्डा होगी। तो उसकी वैल्यू हो जाएगा एल भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। डेल्टा की वैल्यू यहाँ से ले लिया इक्वेशन 4 से, और उससे लैम्डा, तो एल भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लैम्डा। ये हो गया इस पाथ फेज डिफरेंस, इक्वेशन 5। अब आगे लास्ट जो कंक्लूजन है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमें जो फेज डिफरेंस से नंबर ऑफ फ्रिंजेस और शिफ्ट हमें जो मिला वो है डेल्टा बाय लैम्डा, विच इज इक्वल टू एल भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लैम्डा। इसका मतलब है कि इतने फ्रिंज माइकलसन्स मोर्ले एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये एक ही पार्ट है, क्योंकि अभी हम अर्थ की रोटेशन को वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट दोनों केस में हमें लेना है। तो उस केस में क्या होगा, there is another fringe shift when earth rotates east to west of L v square by c square lambda। तो इसका मतलब है टोटल फ्रिंज शिफ्ट इज इक्वल टू 2L v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लैम्डा। आपको दोबारा ये चीज मैं बता देता हूं। हमने यहाँ बल्कि माइकलसन्स मोर्ले एक्सपेरिमेंट में पहले फ्रिंज शिफ्ट, ये फ्रिंज शिफ्ट माइकलसन इंटरफेरोमीटर की फ्रिंज शिफ्ट की बात हो रही है, जिसमें फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ हो रही है, और ये वैल्यू ये आया। लेकिन ये अर्थ की रोटेशन को वेस्ट टू ईस्ट की रोटेशंस के हिसाब से डिस्कस हुआ था, ईस्ट टू वेस्ट। अब सपोज अर्थ को तो हम उल्टा नहीं कर सकते, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को मर्क्यूरी टैंक के ऊपर रख के इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री, और फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट में थियोरेटिकली ये वैल्यू आना चाहिए फ्रिंज शिफ्ट की। तो दोनों केस में ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेशन पे एक बार ये और एक बार ये दोनों मिल के टोटल 12 v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लैम्डा आ जाना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो रिजल्ट है
experimentally no principle is found means there is no relative motion between earth and ether, which indicates that ether is non-existent. तो एक्सपेरिमेंट के एंड में ये पाया गया कि क्योंकि एक्सपेरिमेंटली कोई प्रिंसिप्ट हुआ नहीं, थियोरिटिकली प्रिंसिप्ट पता चला, तो हमारे जो कंसिडरेशंस था ईथर और अर्थ के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है, वो चीज़ फेल हो गया। फेल होने का मतलब है ईथर और अर्थ के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, और इसका मतलब है कि ईथर नाम की कोई मीडियम भी नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए पढ़ा जाता है कि ऑलरेडी फेल होने के बाद भी ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल को हमने डिस्कस किया है, रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर। और लास्ट में कंक्लूजन ये आया कि ईथर नाम की कोई मीडियम है ही नहीं। तो आगे इसके ड्रॉबैक्स और उसकी एक्सप्लेनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट की सेटअप, डेरिवेशंस और फाइनल प्रिंसिप के बारे में हमने डिस्कस किया। धन्यवाद।